तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर। तो आप सभी का जो इंजीनियरिंग फिजिक्स चल रहा था, खास करके एसपीपीयू के बच्चों का, उनका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 उन सभी तक पहुंच चुका है और काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं उस वीडियो को। लेकिन आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे सर यूनिट 4। और यूनिट 4 जो है काफी छोटा सा यूनिट है, लेकिन ये जितना ही छोटा है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। काफी छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और वो हमें ज्यादा मार्क्स देकर जाते हैं। तो ये यूनिट किसी को भी नहीं छोड़ना है, ये जो यूनिट है किसी को भी नहीं छोड़ना। इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज देखेंगे। एक न्यूमेरिकल आता है हॉल वोल्टेज पे, काफी सिंपल है, एक स्टेप में खत्म होगा। प्लस हॉल वोल्टेज के थोड़े बहुत फॉर्मूलास वगैरह भी एक्स्ट्रा हम देख लेंगे, अगर पेपर में वो पूछ लिया तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर सेमीकंडक्टर से पूछे जाते हैं फर्मी लेवल क्या होता है, बेसिकली वो एक एनर्जी लेवल होता है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स पे पूछे जाते हैं, इको पे। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, चाहे तो 9th-10th में पढ़ा हुआ या सेमेस्टर 1 में या 11th-12 आपने कभी ना कभी इन चीजों से आप गए और आप इन चीजों को हर बच्चा पढ़ा है। तो वो कुछ नया है नहीं, इसी के लिए सिंपल है। तो सर स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का 4th यूनिट, जिसका नाम है सर सेमीकंडक्टर फिजिक्स और अल्ट्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक तो काफी ज्यादा सुना, और सर सेमीकंडक्टर फिजिक्स सर हमें पता है कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सर स्टार्ट करें हम। यस, तो सर पहला क्वेश्चन 2.5 करोड़ के लिए आप सभी के स्क्रीन पर। व्हाट आर द अल्ट्रासोनिक वेव्स, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब सर अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है, सिंपल है। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होते हैं जो हम सुन नहीं सकते, जो हमारे काम का है, हम उसको मेडिकल में यूज करते हैं, लेकिन ये वो वेव्स है जिनको हम सुन नहीं सकते। यानी हमारे ईयर्स और हमारे ब्रेन इतने कैपेबल नहीं है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव को ऑब्जॉर्व कर पाए। तो सर हम जो वेव सुनते हैं या हम जो साउंड वेव सुनते हैं वो कौन सा वेव होता है सर, उसका नाम होता है सोनिक वेव। क्या नाम होता है सर उसका, उसको हम बोलते हैं सोनिक वेव। सोनिक वेव कौन से वेव है सर, ये वो वेव है जिनको हम सुन सकते हैं। इनका जो रेंज होता है वो रेंज होता है सर 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कितना सर, बस हम इसके बीच के रेंज की चीजें हम सुन सकते हैं। हर इंसान का अलग अलग कैपेसिटी। लेकिन एक और होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, जो सर सोनिक और अल्ट्रासोनिक के बीच में लाई करता है। अब सर सोनिक के आगे मैं अल्ट्रा लगा दूं तो सर ये तो अल्ट्रासोनिक वेव बन जाएगा। इसके रेंज में चेंज होगा, यस सर चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर, ये 20 हर्ट्ज नहीं, ये 20,000 हर्ट्ज से शुरू होगा। क्या सर, ये 20,000 हर्ट्ज से शुरू होगा, यानी ये 20 के हर्ट्ज से शुरू होगा टिल कितना दिया इसका रेंज, हाँ मतलब ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज दिया। अच्छा ठीक है, मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इससे बड़ा ही होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस सर। तो अल्ट्रासोनिक वेव समझ में आया, सोनिक वेव समझ में आया। सोनिक वेव है नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि हम जो साउंड वेव सुन सकते हैं, ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सर सोनिक वेव, और हम पढ़ रहे सर अल्ट्रासोनिक वेव। ये सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो हम इसको मेडिकल इमेजिंग वगैरह में बहुत यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, तो सर वो इसी मेथड से करते हैं। एक मिनट, अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह हम इसी से मतलब प्रोड्यूस करते हैं। तो सर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर साउंड वेव्स, पॉइंट क्लियर, ये साउंड वेव है हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है सर, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ये भी पॉइंट क्लियर है सर। दिस वेव्स कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। अब ये क्यों नहीं सुन सकते, वो भी मैंने क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में, कि ये इतना हमारा जो ईयर और ब्रेन है वो इतना ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं कर सकता साउंड, इतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का। यानी हमारे पर्दे वगैरह फट जाएंगे, या फिर शायद हमारा ब्रेन में भी कुछ मतलब वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, डैमेज कर सकता है हमारे ब्रेन को। फिर क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला तो सर इसका हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा। क्या रहेगा सर, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा। क्यों सर, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। जब जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है सर वो हाई होगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या है सर, इनऑडिबल टू ह्यूमन, यानी हम सुन सकते हैं नहीं सर। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि हम सर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। तो सर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स, पॉइंट क्लियर, यस सर। फिर क्या है सर, मैकेनिकल वेव्स, यस सर। मैकेनिकल वेव्स क्यों है, क्योंकि इस वेव से जनरेट करके हम चीजों को यूज करते हैं। किधर यूज करते हैं, मेडिकल वगैरह में यूज करते हैं, और आप कॉलेज में भी यूज करते हो। आप कॉलेज में देखे रहोगे कि आप लोगों ने इस तरीके का कुछ एक डिवाइस देखा होगा, कि ऐसा एक सर्किट होता है, उसके एक एंड पे सर्कल होता है और एक ये एंड पे सर्कल होता है। ये जो होता है सर, ये हमारा ट्रांसमीटर होता है। मेरे इमेज लेके आना चाहिए था तब क्लियर होता है। ये जो है वो सर ट्रांसमीटर होता है सर, ये रिसीवर होता है। इसको सर ये अल्ट्रासोनिक साउंड वगैरह प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर होता है। तो सर मैकेनिकल वेव्स का दे रिक्वायर मटेरियल, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर प्रोपोगेशन ट्रेवल विथ साउंड वेलोसिटी।
ये कोई भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। दूसरा क्या है सर, ट्रेवल विथ साउंड वेलोसिटी। अब सर ट्रेवल विथ साउंड वेलोसिटी यानी इसके साउंड का कुछ वेलोसिटी होगा, इतने हायर एंड पे इसका फ्रीक्वेंसी तो यस सर, देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच दे ट्रेवल शॉर्ट वेवलेंथ। इनका स्पीड क्यों डिपेंड करता है मीडियम, क्योंकि देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच दे ट्रेवल शॉर्ट वेवलेंथ, ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ट्रेवल करते हैं। लास्ट पॉइंट कैसे, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। अच्छा नहीं, शॉर्ट वेवलेंथ अलग है, ओके ओके। देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच दे ट्रेवल, ये है। ट्रेवल विथ साउंड वेलोसिटी का पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहीं तक लिखा हुआ है, देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच दे ट्रेवल। इनका जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा वो वाटर में ट्रेवल कर रहे हैं कि एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, या एयर वाटर दोनों में ट्रेवल करे, तो वो पॉइंट है। गैस में भी ट्रेवल करते हैं। फिर सर फिफ्थ पॉइंट है हमारा शॉर्ट वेवलेंथ। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इनका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है सर, बहुत हाई रहता है। जिसका फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा सर, छोटा होगा। कॉमन सेंस है, पॉइंट क्लियर है। हाई डायरेक्शनल क्या है सर, हाईली डायरेक्शनल मतलब दे कैन ट्रेवल इट नैरो बीम विथ लिटिल स्प्रेडिंग। इनका जो ट्रेवलिंग रहता है वो एक नैरो बीम की तरह रहता है, हम लेजर को बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्प्रेड भी होता है, यानी ये डेविएट भी होता है, तो वो पॉइंट भी आपको लिखना है। फिर सर इसका एप्लीकेशन क्या है सर, मेडिकल इमेजिंग जो अल्ट्रासाउंड मैंने बताया। फिर सर सोनार फॉर अंडर वाटर डिटेक्शन, यानी शिप वगैरह ऑब्स्टेकल्स को चेक करती रहती है कि वो उस रूट में अगर कोई ऑब्स्टेकल, जो हमारा टाइटैनिक डूब गया था तभी शायद सोनार उन्होंने यूज किया नहीं था, या यूज किया था तो फिर इग्नोर वगैरह किया होगा। क्लीनिंग डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी छोटे छोटे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेलिकेट्स मतलब बहुत जो मेडिकल वगैरह में यूज होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्लीन करते हैं। डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल, यानी ये क्या करता है सर, क्रैक को भी डिटेक्ट करता है मेटल में। अब देखो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव कैसे, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे देखो कंप्रेशन हाई है, क्यों, क्योंकि वेव्स जो है वो एकदम कंप्रेस्ड है यहाँ पे सर देखो लो प्रेशर वेव्स है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, और फिर इको रिफ्लेक्ट होके वापिस जाता है, रिसीवर चेक करता है और वो एक सिग्नल हमें देता है, डिस्प्ले करता है। दिख रहा है आप सभी को इमेज, बस इसी तरीके का होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, डिफाइन फर्मी लेवल। अब आ गए सेमीकंडक्टर वाले पार्ट पे। डिफाइन फर्मी लेवल फॉर मेटल, राइट द फॉर्मूला फॉर फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। अब ये जो टॉपिक होता है ये एक्चुअली में इसमें जो क्वेश्चंस दिया उसके रिलेटेड ही डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है चीजों को समझने के लिए, बट मैं अभी जो बोलूंगा तुमको समझ में आएगा। मैंने एक सेमीकंडक्टर फिजिक्स करके यूट्यूब पर वीडियो बना रखा है, तो उसमें अगर आप चीजों को देखोगे तो उसमें मैंने बड़े डिटेल में समझाया कि फर्मी लेवल क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है, तो काफी ज्यादा डायग्राम के साथ समझा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा इसका सीधा सीधा जवाब देंगे कि सर डिफाइन फर्मी लेवल। डिफाइन करने से पहले फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल सर एक एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है सर, एक एनर्जी लेवल होता है। फ्यूचर में तुमको कोई कुछ भी पूछेगा फर्मी लेवल एक्सप्लेन फर्मी लेवल, बोला फर्मी लेवल इज एन एनर्जी लेवल। क्या सर, एनर्जी लेवल। किसका एनर्जी लेवल होता है सर, इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका सर, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, तो वो फर्मी, उसी को सर हम बोलते हैं फर्मी लेवल। तो समझ में आया, कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। तो कोई भी अगर फ्यूचर में तुमको कभी भी पूछेगा कि व्हाट इज फर्मी लेवल, तो तुमको बस इतना बोलना है सर इट इज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमको पता चलता है इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में है। फिर क्या बोला उसका फॉर्मूला, एक ने बोला है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, फंक्शन एंड एक्सप्लेन टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। तो फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कहां पे सर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो अपने वैलेंस बैंड में रहते हैं, यानी स्टेबल स्टेट में रहते हैं, वो एक्साइट होने लगते हैं। फिर वो कहां चले जाते हैं सर, कंडक्शन बैंड में। तो ये सब मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, लेकिन आपको कितना याद रखना है सर, फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। क्या बोला था सर, एनर्जी लेवल है, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। किसका एनर्जी लेवल था सर, इलेक्ट्रॉन का था, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, कौन सा टेम्परेचर पे सर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर क्या, इन अ मेटल द फर्मी लेवल लाइज विद इन द कंडक्शन बैंड। फर्मी लेवल किधर लाइज करता है सर, विद इन द कंडक्शन बैंड, सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है सर, कंडक्शन कंडक्शन कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या समझ में आ रहा है, जहां पे है जो एक रास्ता बन जाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ताकि वो मूव कर पाए और करंट को फ्लो करा पाए। कंडक्शन मतलब नाम से समझ में आ रहा है, कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी होगा तो वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वहां पे करंट जो है सर वो पास करेगा। पॉइंट क्लियर। अब फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट एनर्जी स्टेट is occupied by an electron is given by, कैसे सर,
एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ बाई के टी। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं, एक एक चीज को। के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर, ई हमारा नेचुरल लॉग है। तो अब एक एक चीज को देखते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला के अंदर के हर एक कंपोनेंट, हर एक कंस्टिट्यूएंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सर क्या है सर फॉर्मूला जो था एफ ऑफ ई 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ बाई के टी, यानी एक एक चीज को आपको करना है। तो सर एफ ऑफ ई क्या है सर, प्रोबेबिलिटी दैट एनर्जी स्टेट ई इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। नाम से समझ में आ रहा है एनर्जी स्टेट है, एनर्जी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। ई क्या है सर, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टेट। व्हाट इज ई, एफ ऑफ ई प्रोबेबिलिटी है, और ई क्या है सर, एनर्जी ऑफ द स्टेट। एफ ऑफ ई आप पढ़ते हो फंक्शन ऑफ ई, फंक्शन ऑफ ई मैथ में पढ़ते तो क्या होता है सर, वो प्रोबेबिलिटी होता है। फिर क्या है सर, ई क्या है सर, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टेट। ई एफ क्या है सर, हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। ई एफ क्या है हमारा सर, फर्मी एनर्जी लेवल। के क्या है सर, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ई क्या है सर, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ई क्या है सर, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सर, एट 0 केल्विन all energy states below the Fermi level are occupied and all state above are empty। क्या है सर, जीरो टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे एनर्जी स्टेट जो रहते हैं वो फर्मी लेवल से नीचे होते हैं। कौन कौन नीचे होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई होता है सारे स्टेट में अबव आर एम्प्टी, यानी खाली होते हैं। एट द फर्मी लेवल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इज 0.5 यानी 50% ही होता है। पॉइंट क्लियर। ये सारी चीजें क्या है, इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन, ई एफ के टी क्या होता है, तो सारी चीजें आपको पता है, तो आपको ये लिख के आना है पेपर में, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर हमारा, व्हाट इज इको। अब कोई बच्चा बोले सर इको क्या होता है। इको हम सब बचपन में भी खेलते हैं, पहाड़ वगैरह पे जाओगे आप इको करोगे। इको यानी क्या होता है, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एक एंड से ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे एंड पे ऑब्स्टेकल है, यानी जो मेरा वॉइस है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो वेव्स फॉर्म हो रहा है, वो रिटर्न बैक आ रहा है, किधर, मेरे तक ही आ रहा है, यानी उसी को बोलते हैं सर हम इको। इको क्या होता है, मैंने जो बोला वो मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, कम से कम 4 से 5 बार मैं उस चीज को सुन रहा हूं, तो उसी साउंड को बोलते हैं सर इको। क्लियर हुआ इको क्या होता है। व्हाट इज इको साउंडिंग टेक्निक्स, यूजिंग दिस टेक्निक्स एक्सप्लेन द मेथड फॉर फ्लॉ डिटेक्शन यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। यानी इसमें एक और कंडीशन बोला है, फ्लॉ डिटेक्ट करना है, अगर फ्लॉ डिटेक्शन होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले इको का देख लेते हैं। इको इज अ साउंडिंग टेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट। आ गया पॉइंट, मैंने बोला हम अल्ट्रासोनिक वेव एक एंड से कम्युनिकेट करते हैं और दूसरे एंड से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। रिफ्लेक्ट होके आता है तो जो मैंने बोला वो मैं 3-4 बार सुन रहा हूं, यानी मैं अगर बोलूं कि आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो ये चीज बार बार रिपीट होगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, तो वो चीज जो है उसी को हम बोलते हैं सर इको। रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड एंड एनालाइज्ड। ठीक है, अब उसको वो जो रिसीव हुआ उसको भी एनालाइज भी किया जाएगा। प्रिंसिपल क्या है सर, व्हेन एन अल्ट्रासोनिक वेव स्ट्राइक्स अ बाउंड्री, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स एक बाउंड्री को स्ट्राइक करता है, यानी वहां तक वो पहुंचता है, अब क्रैक और ऑब्स्टेकल दे आर रिफ्लेक्टेड बैक एज बाय इकोस। उसको टकरा के जब वो रिटर्न बैक आता है, बाय मेजरिंग द time taken for the echo to return, the position of the object or defect can be determined। एक वेव भेजा और वो जब मेरे पास आ रहा है, उसके बीच में उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम बाद वो मेरे तक रिटर्न आया है, उससे मैं पता लगा सकता हूं कि इसमें क्या फ्लॉ है। अब देख लेते हैं इसका मेथड क्या है। फ्लॉ डिटेक्शन यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव, आपको ऐसे ही लिख के आना है पेपर में, सेम टू सेम जो बोर्ड पे लिखा है। अब पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जनरेट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी मैंने एक ट्रांसमीटर लगाया जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। फिर क्या बोला है सर, द वेव्स आर ट्रांसमिटेड इनटू मेटल स्पेसिमेन। वेव्स किधर ट्रांसमिट कर रहे हैं सर हम, इनटू द मेटल स्पेसिमेन। इफ देयर इज नो डिफेक्ट द वेव रीच, अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो वेव वहां पहुंचेगा और ऑपोजिट सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक, और तुरंत रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, किधर, ट्रांसमीटर के पास या रिसीवर के पास। इफ क्रैक, कैविटी और फ्लॉ इज प्रेजेंट, पार्ट ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिफेक्ट। अब बेसिक सेंस, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो उसके पहले तो वहां तक जाएगा, समझा। अभी समझो, ये देखो प्लेन सरफेस है, ये यहां से मैंने अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजा, अल्ट्रासोनिक वेव्स आए, ये पूरा अल्ट्रासोनिक वेव्स इस पे ये स्ट्राइक होने के बाद वो वापस चली गई। ठीक है, तो इसमें कोई भी फ्लॉ था
तो उसको वो मतलब इसमें कोई फ्लॉ नहीं था, तो उसका जो टाइम और डिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा। लेकिन सारी अल्ट्रासोनिक वेव सेम स्पीड से आई और मैंने अभी इसका थोड़ा कर्व चेंज कर दिया, तो कुछ यहां टकराएंगे, कुछ यहां टकराएंगे, कुछ यहां टकराएंगे, कुछ यहां टकराएंगे। तो जो सारे अल्ट्रासोनिक वेव्स यहां पर एक साथ आने चाहिए वो एक साथ आएंगे नहीं सर, टकराने के बाद आते हो। तो टकराने के बाद जब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या पता चलेगा सर कि यहां पे सर कुछ तो कैविटी है, कुछ तो फ्लॉ है, यानी जो टाइमिंग है वो हमें बताता है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, द लोकेशन ऑफ द फ्लॉ इज डिटरमाइंड फ्रॉम द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द इको। यानी जिस पॉइंट पे ट्रांसमिट करेंगे उसी पॉइंट पे रिसेप्शन के टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि कहां पे सर फ्लॉ है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इससे समझ में आएगा कि सर ये फ्लॉ, देखो अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसड्यूसर ने वेव क्रिएट किया, ये मेटल पीस पे आया और ये वापस जब पहुंचा तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस लगा, कितना टाइम लगा, वो उससे हमको पता चलेगा कि सर जो इको पैटर्न्स है, यानी इको जो होते हैं वो पैटर्न्स में हमें बताते हैं रिसीवर वाले एंड पे, तो हमें पता चलेगा कि कहां पे सर फ्लॉ है। तो एडवांटेजेस क्या है सर, डिटेक्ट्स इंटरनल क्रैक विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल। इंटरनल क्रैक बता देता है कहां पे है, और क्या बता देगा सर, डैमेज कहां पे है मटेरियल में बता देगा। हाई एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, सही बात है, इसका एक्यूरेसी क्या है सर, हाई रहेगा, और सेंसिटिविटी। फास्ट एंड रिलायबल टेस्टिंग मेथड, अब इसका जो टेस्टिंग मेथड है वो क्या है सर, फास्ट भी है एंड रिलायबल भी। एप्लीकेशन क्या है सर, इंस्पेक्शन ऑफ मेटल प्लेट्स, पाइप एंड वेल्ड। अब सर एप्लीकेशन क्या है सर, इंस्पेक्ट करेगा किसको सर, मेटल प्लेट्स को। फिर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन एयरक्राफ्ट एंड मशीन पार्ट्स, ये आप बहुत छोटे लेवल पे देख रहे हो, जब डिफेंस वगैरह में होता है ना उधर ये बहुत यूटिलाइजेशन होता है। डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह बनते हैं, जैसे एयर डिफेंस की जो चीजें बनती है, एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं, उधर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। आप कभी भी डीआरडीओ के साइंटिस्ट वगैरह अगर कोई है आपके रिलेटिव या आप पढ़ोगे तो वो इस पर बहुत रिसर्च करते हैं, क्योंकि वहां पे एक गलती मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो वो सारी चीजें होती है, और ये शिप्स वगैरह में तो बोलते हैं ये उनका एक तरीके का हार्ट बीट होता है, अगर ये नहीं है तो फिर दिक्कत है। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो इको समझ में आया? यस सर। एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, इन सेमीकंडक्टर विद हॉल कोएफिशिएंट, यानी हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, और ये आपको पेपर में आएगा। बहुत सिंपल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम बहुत जल्दी से कर लेंगे इसको। आप कैलसी लेके बैठना और कैलसी लेके चीजों को सॉल्व आउट करना। तो सबसे पहले हॉल इफेक्ट बता दू, हॉल इफेक्ट क्या होता है? हाँ, सबसे पहले आपको बता दू हॉल इफेक्ट क्या होता है। हॉल इफेक्ट, हाँ, तो हॉल इफेक्ट क्या होता है, देखो ध्यान दो, हॉल इफेक्ट क्या होता है सर। हॉल इफेक्ट एक बेसिकली आपको पेपर में अगर पूछा जाए व्हाट इज हॉल इफेक्ट, तो एक सिंपल वे में समझते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है कि एक कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन बैंड है, यानी जहां से करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है सर? कंडक्शन बैंड है जहां से करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। जैसे ही उस कंडक्शन को, या कोई भी एक वायर है जिधर से करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैं जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा, जैसे ही उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो क्या होगा, चार्जेस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी चार्जेस जो है एक एंड पे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। यानी समझो ये कंडक्शन बैंड है और ये अभी मस्त करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस पास हो रहे हैं। जैसे मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या होंगे सर? एक एंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी परपेंडिकुलर उस चीजों को रहता है। तो आप हॉल इफेक्ट को इसी तरीके से सिंपल समझो कि एक कंडक्शन बैंड था जिसमें से कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा था, उसको जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो चार्जेस जो हैं वो एक एंड पे एक्यूमुलेट हो जाते। तो ये सिंपल इसका लॉजिक था। और अगर देखोगे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉल कोएफिशिएंट क्या होता है। इसके तीन चार, एक हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक हॉल कोएफिशिएंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। काफी सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इसमें सबसे पहले चलो गिवन डेटा लिख लेते हैं, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। और अगर चाहिए, इसमें क्या बोला है, क्या कैलकुलेट करने बोला है, स्मॉलर डायमेंशन विद करंट। चलो क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर विथ हॉल कोएफिशिएंट, अच्छा यहाँ पे हॉल कोएफिशिएंट कैलकुलेट नहीं करना। हॉल कोएफिशिएंट दिया हुआ है 145 सेंटीमीटर क्यूब, हैविंग अ विड्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, इसका थिकनेस कितना दिया है सर, 0.2 सेंटीमीटर, विद अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी बी कितना है सर, 2T, अलोंग द स्मॉलर डायमेंशन विद अ करंट ऑफ 150 mA, यानी आई इक्वल टू क्या दिया, 150 mA। तो क्या, अच्छा सिर्फ हॉल वोल्टेज बोला, चलो सिंपल है, तो और छोटा है। क्या कैलकुलेट करने बोला है सर हमें, हॉल वोल्टेज। देखो बस इसका फॉर्मूला तुमको याद करना है, ठीक है। हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला आपको याद करना है। तो सर हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। देखो मैं लिखता हूं इधर बोर्ड पे, आपको समझ में आएगा सब। चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। हॉल वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं सर हम,
हॉल वोल्टेज को डिनोट करते हैं सर VH, नाम से है सर हॉल वोल्टेज, तो किससे डिनोट करेंगे सर VH। तो जो VH होता है, VH यानी ये क्या हो गया सर हॉल वोल्टेज। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है सर RH इंटू बी इंटू आई। डिवाइड में क्या आएगा सर, डिवाइड में सिंपल आएगा T, क्या आएगा T। तो सर अगर आपको पता है कि इसमें जो हॉल कोएफिशिएंट है सर वो हमारा, इसको एक तो सबसे पहले हॉल वोल्टेज यानी क्या है सर हमारा VH, RH को क्या बोलते हैं सर हॉल कोएफिशिएंट, B क्या है सर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, I हमारा क्या है सर करंट, और T हमारा क्या है सर टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया है कि नहीं इसमें, नहीं सॉरी सॉरी, T यहाँ पे विड्थ है, क्या है सर T विड्थ, लिख दूं क्या यहाँ पे, समझ क्या होगा ना, हॉल वोल्टेज हॉल कोएफिशिएंट, ये B हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, IOT। अभी गिवन डेटा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब लिखते हैं गिवन, यहाँ पे एक बार पहले फॉर्मूला लिख ले तो पुट करेंगे तो VH इज इक्वल टू RH इंटू बी इंटू आई बाई टी, ये हमारा सर फॉर्मूला होता है किसका सर हॉल वोल्टेज का। ठीक है, अब गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले। सर गिवन क्या दिया है, सबसे पहले देखो हॉल कोएफिशिएंट यानी RH इक्वल टू क्या दिया हुआ है 145 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा तो सर मैं 145 सेंटीमीटर क्यूब को और तरीके से कुछ लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, 145 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ, यस सर 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, और क्या आएगा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर क्यूब आएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। पॉइंट क्लियर, यस सर। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है सर हमारे पास, यानी क्या दिया, हैविंग विड्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड 145, हाँ हैविंग अ विड्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर, विड्थ कितना दिया है सर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, थिकनेस, हाँ विथ अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ 2T, यानी मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे सबसे RH के बाद, मतलब सीक्वेंस में जाना। तो सर बोर्ड बड़ा बदमाश, B इज इक्वल टू कितना दिया है सर 2T दिया है, ठीक है। फिर सर जो विड्थ दिया हुआ था, यानी इसके बाद क्या I है, I कितना दिया है सर 150, और क्या दिया हुआ है सर विड्थ दिया हुआ 150 mm, फिर विड्थ कितना दिया हुआ है सर T इज इक्वल टू 0.2, T इज इक्वल टू सिंपल लिख दो 0.2, ठीक है। तो ये आ गया सारा वैल्यू आ गया, अब खाली इसको अपने को पुट करना है, नहीं इसको कन्वर्ट कर दो, 0.2 को लिख दो 0.002 मीटर, ठीक है। 0.0 इंटू 2 मीटर, सेंटीमीटर में दिया था तो इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है सर, इसको खाली इसमें डालना है, यानी अगर आप देखोगे तो हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू RH कितना है सर 145 इंटू 10⁻⁻6, B कितना है सर इंटू 2T, I कितना है सर 150, डिवाइड बाय T कितना है सर 0.002, ठीक है। इसके बाद जब इसको कैल्सी में डालोगे, चलो डाल के देखते फटाफट, यानी इसको जब डालेंगे 145 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 150 0.02, तो ये आ रहा है 21.75, कितना आ रहा है सर 21.75 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये क्या है सर हमारा हॉल वोल्टेज, क्या है सर हॉल वोल्टेज, ठीक है। ये आ गया सर हमारा हॉल वोल्टेज।
21.75 इंटू 10⁻³ इधर v लिख दे रहा, ठीक है, 10⁻³ v। पॉइंट क्लियर? यस सर। सर इसमें तो सिंपल पूछा था, हॉल वोल्टेज पूछा था। अगर सर हॉल कोएफिशिएंट वगैरह पूछे तो क्या है उसका फॉर्मूला? तो अगर हॉल कोएफिशिएंट वगैरह पूछ ले तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। ये हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये टी जो है ना थिकनेस है, क्या है सर? थिकनेस, विड्थ नहीं था सर, थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, थिकनेस समझ लो, स्पेसिमेन वगैरह, ठीक है सर। हॉल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? यानी अगर आर एच फाइंड करने बोला तो ई एच अपॉन जे बी, ई एच अपॉन जे बी। तो सर आर एच क्या है सर? हमारा हॉल कोएफिशिएंट। ई एच जो है सर ये हमारा हॉल फील्ड है, क्या है सर? हॉल फील्ड। बी सर हमारा मैग्नेटिक है और जे हमारा सर करंट है, ठीक है। इसके बाद अगर करंट डेंसिटी पूछ लिया, करंट डेंसिटी क्या है सर? जे इज इक्वल टू आई बाई ए। सर इसके बाद क्या है सर? हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई एच पूछ लिया। ये फॉर्मूला से बता रहा हूँ कि पेपर में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ई एच इज इक्वल टू क्या है सर? वी एच अपॉन बी, ठीक है। और कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं। हाँ, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी एक, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है सर? 1 अपॉन आर एच बाई, ठीक है। तो बस आपको गिवन डेटा सारा चीज निकालना आना चाहिए, सिंपल है। आर एच हमारा हॉल वोल्टेज दिया है, बी दिया है, आई दिया है और टी दिया है। टी जो है सर हमारा थिकनेस है और हमारा हॉल वोल्टेज। तो यहाँ पर हम अपने क्लास को करते हैं खत्म। अब इसके बाद मिलेंगे यूनिट 5, जो और जल्दी बहुत, मतलब वो इससे भी छोटा है और नैनो पार्टिकल्स वगैरह पे, तो उसको और जल्दी बहुत फटाफट सॉल्व करके, मतलब बहुत फटाफट खत्म कर लेंगे चीजों को। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। जय हिंद।